नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। अब तक हमने FST 001 के खंड 1 से खंड 5 की सभी इकाइयों मतलब सभी 22 इकाइयों का अध्ययन किया। अब खंड 6 में इकाई 23 से आगे का अध्ययन करेंगे। इकाई 23 मस्तिष्क एवं शरीर। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे जटिल तंत्र आपके मस्तिष्क में ही स्थित है? शताब्दियों से मस्तिष्क की तुलना मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न मशीनों से की जाती रही है। यह सब जानते हैं कि सबसे आधुनिक मशीन कंप्यूटर है जिससे मस्तिष्क की तुलना की जाती है। कंप्यूटर की क्रिया बहुत ही तेज होती है, लेकिन उसके कार्य सीमित हैं क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य द्वारा किए गए कार्यक्रम के अनुसार ही काम करता है। इस तरह कोई भी मशीन मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकती। मस्तिष्क में असंख्य तंत्रिका कोशिकाएं जटिल रूप से जुड़ी रहती हैं, जिसके कारण इसको सूचना प्राप्त करने, मस्तिष्क में उनका संग्रह करने, स्मरण करने और सूचनाओं को प्रोसेस करने और साथ ही साथ नए नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता मिलती है। वैज्ञानिक बुद्धिमान कंप्यूटर बनाने की तो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह अलग ही कहानी है। यदि हम मानव सभ्यता के इतिहास की ओर देखें तो पता चलता है कि मन मतलब माइंड और इसकी मानसिक प्रक्रियाएं सदैव से ही दार्शनिकों के बीच रोचक चर्चा किंतु मतभेद का विषय रही है। अभी कुछ ही पहले तक हम मस्तिष्क की प्रकृति के बारे में या शरीर से इसके संबंध में बहुत कुछ नहीं जानते थे। यहाँ तक कि मन जिसे आध्यात्मिक माना जाता था और मस्तिष्क जिसे सांसारिक माना जाता था, दोनों के बीच संबंध के बारे में भी मतभेद था। इस इकाई में हम आपको मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध की प्रारंभिक वैज्ञानिक जानकारी देंगे और मानव तंत्रिका तंत्र और इसके काम करने के तरीकों का वर्णन करेंगे। मस्तिष्क पर हमारा विशेष ध्यान है, जो हमारे सभी विचारों का आधार है। मनुष्यों, घटनाओं और सबसे ज्यादा अपने स्वयं के प्रति हमारी अनुक्रिया का केंद्र है। इसके अतिरिक्त हम तंत्रिका तंत्र के उन भागों के बारे में विचार करेंगे जो मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क और मेरु रज्जों से शरीर के शेष भागों में संदेश ले जाते हैं। हमारे शरीर के कुछ अन्य भाग हमारे व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक हैं। वे हैं कुछ ग्रंथियां जो हार्मोन कहलाए जाने वाले रसायन स्रावित करती हैं। ये रसायन हमारे शरीर के कार्यकलापों को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस इकाई में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वह इकाई 24 में मानव व्यवहार और शिशुवत से लेकर आगे तक मस्तिष्क के विकास के लिए आधार का काम करेगा। इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य यह होगा कि इस इकाई को पढ़ने के बाद तंत्रिका कोशिका की बनावट और उसके कार्यों का हम वर्णन कर सकेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र का सामान्य संगठन और उसके प्रमुख भागों का तथा इसके काम करने का पद्धति का वर्णन कर सकेंगे। मस्तिष्क के भागों की पहचान और वर्णन कर सकेंगे कि मानव संवेदनाएं, अनुक्रियाएं और शारीरिक कार्य मस्तिष्क के विभिन्न भागों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। प्रतिवर्ती अनुक्रिया की पहचान कर सकेंगे और उसकी परिभाषा दे सकेंगे। समझ सकेंगे कि हार्मोन और तंत्रिका तंत्र शरीर के आंतरिक कार्यों का समन्वय एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं और मनुष्य के आचरण पर प्रभाव डालते हैं। समझ सकेंगे कि यह विषय बहुत ही व्यापक है और इसके बारे में आपका ज्ञान बहुत ही कम है। 23.2 मन शरीर संबंधी प्रश्न। भारतवर्ष में वैदिक काल में दार्शनिक यह विश्वास करते थे कि आत्मा, मानस, इंद्रियां और शरीर से मनुष्य का निर्माण हुआ है। शरीर को इंद्रियों का आधार माना गया था क्योंकि इंद्रियां शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हैं। मन को शरीर में विद्यमान 11 अंगों में से एक माना जाता था और यह समझा जाता था कि मन स्मृति, ज्ञान और अनुभव इत्यादि के लिए एक अंग का काम करता है। आत्मा जानने, महसूस करने और कर्म करने में समर्थ है, लेकिन मन इंद्रियों और शरीर के बिना यह काम नहीं कर सकती। बाद में योग और तंत्र में मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को आत्मा के अंगों के रूप में माना जाने लगा। फिर भी मन को सदैव सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे सुनना, देखना, इच्छा करना और विश्वास आदि सौंपी गई थी।
19वीं शताब्दी तक शरीर के कार्यों के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए थे जो ठोस परीक्षणों और प्रयोगों के आधार पर थे। यह देखा गया कि मानसिक प्रक्रियाएं मस्तिष्क के कार्य से जुड़ी हुई हैं। यह स्वीकार किया गया कि शरीर के बिना मन का अस्तित्व नहीं है। विश्व के बारे में हमारा बोध अर्थात बाहरी ध्वनि और गंध का ज्ञान पूरी तरह हमारे संवेदी तंत्र अर्थात आंख, कान, नाक, त्वचा इत्यादि और मस्तिष्क से ही होता है। आपने शायद देखा होगा कि मस्तिष्क और मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में प्राचीन और दार्शनिक दृष्टिकोण का यह वर्णन इतना संक्षिप्त है जिसको दार्शनिकों के प्रति न्याय नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम मानव इतिहास के हजारों वर्षों के दौरान मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में लोगों के चिंतन के विस्तार में जाएं। हमारा उद्देश्य मानव मस्तिष्क और उसके आचरण के बारे में जो भी कुछ आज वैज्ञानिक रूप से ज्ञात है उसकी संक्षेप में जानकारी देना है। मनुष्य के शरीर की पूरी कार्य पद्धति का समन्वय तंत्रिका तंत्र से होता है जिसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु और परिधीय तंत्रिकाएं होती हैं। लंबे समय तक मस्तिष्क की कार्य पद्धति एक रहस्य ही बनी रही। आज भी हम पूरी तरह नहीं जानते कि मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है। यद्यपि हमें इस विषय पर बहुत सी सूचना मस्तिष्क के ट्यूमर या अन्य दिमागी विकारों से संबंधित रोगों से पीड़ित रोगियों के आचरण से प्राप्त हुई है। फिर भी मस्तिष्क की रचना करने वाली अलग अलग कोशिकाओं और शेष तंत्रिका तंत्र के गुण अब काफी कुछ समझ में आ गए हैं। इन जानकारियों के आधार पर हम पूरे तंत्रिका तंत्र के चलाए जाने का स्पष्टीकरण देने का प्रयास करेंगे। 23.3 तंत्रिका तंत्र की कार्य संबंधी इकाई तंत्र कोशिका। मनुष्य के मस्तिष्क की रचना 1 खरब कोशिकाओं से हुई है जिनको तंत्र कोशिका कहा जाता है। इसकी संख्या की तुलना आकाश गंगा में तारों की संख्या से की जा सकती है। इससे हमें तंत्र कोशिकाओं के आकार का भी आभास होता है क्योंकि 10⁻11 तंत्र कोशिकाएं जितने स्थान में समा जाती हैं जितना स्थान 1 लीटर से कुछ अधिक पानी घेरता है। तंत्र कोशिकाएं पूरे तंत्रिका तंत्र की कार्य संबंधी इकाइयां हैं, इसलिए हम उनके कुछ मूल लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तंत्र कोशिकाओं को उनके कार्यों के अनुसार निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अ, प्रेरक तंत्र कोशिका तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्रंथियों को संकेत भेजता है। ब, संवेदी तंत्र कोशिका शरीर में संवेदी अंग में ग्राही कोशिकाओं से तंत्रिका तंत्र तक संदेश ले जाती है। उदाहरण के लिए छूने या सूंघने या सुनने इत्यादि से उत्पन्न संदेश। स, अंतर तंत्र कोशिका अन्य तंत्र कोशिकाओं से प्राप्त संवेदी सूचना का प्रसारण करती है और मस्तिष्क और मेरुरज्जु के विभिन्न भागों के बीच सूचना पहुंचाती है। उदाहरण के लिए जब कोई कीड़ा काटता है तब मस्तिष्क में यह सूचना पहुंचने पर उंगलियों को उस स्थान पर खुजाने का आदेश दिया जाता है। मस्तिष्क की अधिकतर तंत्र कोशिकाएं इसी वर्ग में आती हैं। तंत्र कोशिकाएं शरीर की एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना ले जाने में माहिर होती हैं। इन संदेशों को तंत्रिका आवेग कहते हैं। तंत्रिका आवेग किसी उद्दीपन या किसी उत्तेजित करने वाली घटना के बदले में पैदा होता है। कोशिका का वह भाग जो धागे की तरह है अन्य किस्मों की कोशिकाओं या बाहरी पर्यावरण से सूचना लाता है, यह द्रुमिका कहलाता है, जबकि कोशिका काय से अन्य तंत्र कोशिकाओं, मांसपेशियों या ग्रंथिकाओं तक संकेत ले जाने वाला केवल एक धागे जैसा फैला भाग तंत्रिकाक्ष कहलाता है। यह तंत्रिकाक्ष वसा आवरण से ढके होते हैं जो संकेतों के लाने ले जाने में सहायता करती हैं। यह संकेत वैद्युत रसायन कोड या आवेगों के रूप में होते हैं। मनुष्य के शरीर में कुछ तंत्र कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष 1 मीटर या उससे भी अधिक लंबे होते हैं। उदाहरण के लिए वह तंत्रिकाक्ष जो मेरुरज्जु से पैर की उंगलियों तक जाता है, अन्य तंत्रिकाओं की लंबाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। तंत्रिकाक्ष बहुत से छोटे छोटे तंतुओं में बटे होते हैं। ये जहाँ खत्म होते हैं उन्हें टर्मिनल कहते हैं। मस्तिष्क में एक तंत्र कोशिका ऐसे अंतर ग्रंथन के जरिए
कई हजार अन्य तंत्र कोशिकाओं से जुड़ी हुई हो सकती हैं। इसलिए यदि मस्तिष्क में 10 to the 11 पावर कोशिकाएं हैं, तब इसमें कम से कम 10 to the 14 अंतन ग्रंथन होंगे। मस्तिष्क में परस्पर संबंधों की विविधता की कोई सीमा नहीं होती है। संकेत ले जाने वाले तंतु एक साथ उसी प्रकार बंधे रहते हैं जिस प्रकार किसी केबल में तार। इन तंतुओं को तंत्रिकाएं कहा जाता है। तंत्रिका के द्वारा संदेश इतनी तेजी से पहुंच सकते हैं कि मनुष्य को बाहरी घटना के बारे में क्रिया करने में केवल सेकंड के 10वें भाग का ही समय लगता है। आप यदि कहीं साइकिल पर जा रहे हैं और आपको दुर्घटना से बचने के लिए ब्रेक लगाना आवश्यक हो, तो ऐसा करने में 1 सेकंड के 10वें भाग का समय ही लगेगा। मोटर वाहनों के लिए चाल की सीमा का निर्धारण मनुष्य के इस नियंत्रण की अवधि के आधार पर ही किया जाता है। 23.4 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, जिनके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे, और परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें अलग अलग तंत्रिकाएं शरीर के सभी भागों से होकर गुजरती हैं। इसके बारे में आप खंड 23.5 में पढ़ेंगे। 23.4.1 मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र का केंद्र मस्तिष्क है, जो अभी तक ज्ञात पदार्थों में से शायद सबसे अधिक संगठित रूप है। शरीर के अन्य भागों से यह भिन्न है, क्योंकि यह अकेला ही सूचनाएं प्राप्त करता है, उनको संभालता है और उनका विश्लेषण करके आवश्यक आदेश भी जारी करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में उनके तंत्रिकाक्ष और द्रुमिकाएं सहित अरबों तंत्र कोशिकाएं होती हैं। यह बहुत मुलायम होता है और वली आभास देता है। क्योंकि मस्तिष्क एक नाजुक अंग है, इसलिए यह 3 मजबूत झिल्लियों द्वारा सुरक्षित रहता है और एक किस्म के विशेष तरल में तैरता रहता है, जिसके कारण यह झटकों इत्यादि को सहन कर लेता है। यह पूरा अंग हड्डियों में बनी खोपड़ी से घिरा रहता है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति रक्त द्वारा भलीभांति की जाती है। वास्तव में शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का 75% भाग मस्तिष्क द्वारा प्रयोग किया जाता है। 4 एक दूसरे में संबंधित धमनियां मस्तिष्क की ओर रक्त ले जाती हैं, ताकि 2 के रुक जाने पर भी अन्य 2 के जरिए रक्त की आपूर्ति बनी रहे। यह 4 धमनियां अरबों रक्त वाहिनियों से संबंधित रहती हैं, जिनको कोशिकाएं कहते हैं। यह कोशिकाएं मस्तिष्क के प्रत्येक भाग में पहुंचती हैं। यदि रक्त का प्रवाह 10 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो हम मूर्छित हो जाते हैं, और कुछ मिनटों के लिए प्रवाह रुक जाने पर मस्तिष्क कोशिकाओं को हमेशा के लिए क्षति पहुंच सकती है। इन क्षतिग्रस्त मस्तिष्क कोशिका को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि मस्तिष्क में तंत्र कोशिकाओं की संख्या 5 वर्ष की आयु के बाद नहीं बढ़ती। वास्तव में कुछ तंत्र कोशिकाएं रोज ही मरती हैं, लेकिन भाग्यवश हमारे पास उनकी इतनी बड़ी संख्या होती है कि कुछ के नष्ट होने के बाद भी कोई विशेष अंतर नहीं आता। परंतु यह समझा जाता है कि तंत्र कोशिकाओं की मंद लेकिन अस्थायी क्षति ही वृद्धावस्था में मानसिक दुर्बलता का कारण है। तंत्र कोशिकाओं की क्षति को पूरा किया जाना संभव नहीं है। इसलिए पोलियोमाइटिस रोग, जो तंत्र कोशिकाओं को नष्ट करता है, के कारण मांसपेशियों में पंगुता आ जाती है, जिसे पक्षाघात कहते हैं। विनष्ट तंत्र कोशिकाओं से जुड़ी मांसपेशियों द्वारा कोई भी संदेश प्राप्त न कर पाना ही पक्षाघात का कारण है। आयु बढ़ने के साथ साथ तंत्र कोशिकाओं की कुल संख्या में कमी होने के बावजूद मस्तिष्क में इनके बीच जोड़ों की संख्या बढ़ जाती है। यह समझा जाता है कि अधिगम में मस्तिष्क के भीतर नए संबंध या सर्किट बन जाते हैं, और एक बार बन जाने के बाद वो अस्थायी हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि बड़े सिर वाले मनुष्य अधिक बुद्धिमान ही हों, लेकिन तंत्र कोशिकाओं के बीच अधिक और जटिल परस्पर संबंध वाले मनुष्य अवश्य ही अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब हम मस्तिष्क के प्रमुख क्षेत्रों और संरचनाओं पर एक नजर डालेंगे। इस भाग को पढ़ते समय यहाँ दिए हुए सब नए शब्दों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर उनको फिर से देख लें। अग्र मस्तिष्क। जैसा हम जानते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमग्रस्तिष्क है। इसमें
दो आधे गोले या गोलार्ध आपस में तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी से जुड़े रहते हैं। यह मनोरंजक बात है कि यहाँ तंत्रिका तंतुओं के आपस में क्रॉस करने के कारण दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग की क्रियाओं को नियंत्रित करता है और बायां गोलार्ध दाएं भाग को। प्रमस्तिष्क की बाहरी सतह प्रमस्तिष्क वल्कुट है। इसको धूसर द्रव्य इसके रंग के कारण कहा जाता है। इसको रक्त वाहिकाओं द्वारा बड़ी मात्रा में रक्त दिया जाता है। कनाडा के एक न्यूरोसर्जन विल्डर्ड पेनफील्ड द्वारा वल्कुट की क्रियाओं के बारे में बड़े ही अभूतपूर्व ढंग से पता चला। 1900 तक यह ज्ञात हो गया था कि मस्तिष्क में वेदनाग्राही नहीं होता, अतः इसका ऑपरेशन व्यक्ति को बेहोश किए बिना ही किया जा सकता है। वल्कुट को देखने के लिए स्थानीय संवेदना हरण के प्रभाव में कपाल के ऊपरी हिस्से को उसी तरह उतारा जा सकता है जिस प्रकार टोपी हटाई जाती है। डॉक्टर पेनफील्ड ने यही किया। उन्होंने वल्कुट के विभिन्न भागों को बिजली का तार छुआकर एक एक करके उद्दीप्त किया। रोगियों की अभिक्रिया देखकर भी अचंभित रह गए। वल्कुट के एक भाग को बिजली के तार से छुआने पर रोगी देख सकते थे या सूंघ सकते थे या महसूस कर सकते थे। रोगियों की पुरानी स्मृतियों को वापस लाया जा सकता था। कुछ ने बताया कि वे किसी एक विशेष गाने की ध्वनि सुन सकते हैं। एक महिला ने महसूस किया कि उनकी पुत्री उनके कमरे में है और उनसे बात कर रही है। एक अन्य व्यक्ति ने वास्तव में फूलों की सुगंध महसूस की। अन्य क्षेत्रों के उद्दीपन के कारण प्रेरक अनुक्रिया उत्पन्न हुई, जैसा भुजा या पैर की गति। मध्य मस्तिष्क छोटा तो है, लेकिन मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह सभी संवेदी अंगों और शरीर के प्रत्येक भाग से आने वाले संदेशों को प्राप्त करता है और संवेदी सूचनाओं को छांटता है, या हम यह कह सकते हैं कि वह निश्चित करता है कि कौन सा भाग मस्तिष्क के किस संबंधित क्षेत्र में पहुंचाना चाहिए। मध्य मस्तिष्क में हमें जगाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इसे क्षति पहुंचती है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है या अस्थायी नींद सो जाता है। पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्तंभ होता है। प्रमस्तिष्क की ही भांति अनुमस्तिष्क भी दो आधे आधे भागों में बटा होता है और प्रमस्तिष्क के पीछे नीचे की ओर स्थित होता है। यह मुख्यतः शरीर संचलन का समन्वय करता है। यह सभी इंद्रियों से सूचना प्राप्त करता है और उनको एक साथ मिलाता है, और यह सभी मांसपेशियों को इस प्रकार नियंत्रित करता है जिससे शरीर के अंगों का संचलन मशीनी पुर्जों की तरह अलग अलग हरकतों में न होकर सहज स्वाभाविक गति के रूप में हो। आँखों और कानों से आवेग आपके परिवेश में आपकी स्थिति की सूचना अनुमस्तिष्क को देते हैं। अब अनुमस्तिष्क उन मांसपेशियों को संदेश भेजता है जो संतुलन बनाए रखने के लिए आपकी मुद्रा बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। आपको अनुमस्तिष्क के कार्य का पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसके द्वारा नियंत्रित कोई भी क्रिया शैक्षिक नहीं होती। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क का वह भाग है जो इसे मेरुरज्जु से जोड़ता है। निचला भाग मध्यांश या मेडुला कहलाता है, जो सांस लेने, रक्तचाप, उल्टी और अन्य अनैच्छिक कार्यों को नियमित करने में सहायता करता है। मध्यांश की पहुंची किसी भी प्रकार की क्षति के कारण आसानी से मृत्यु हो सकती है। 23.4.2 मेरुरज्जु मस्तिष्क स्तंभ से पीठ के नीचे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच के होकर कशेरुकाएं कहलाने वाली अस्थियों के छल्लों से होकर गुजरती है। इसकी कोण अनुप्रस्थ काट में एच के आकार की लगती हैं और बहुत ही तंत्र कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। इसके चारों ओर अधिकतर तंत्र कोशिकाओं की विभिन्न किस्में होती हैं। यह रज्जु भी मस्तिष्क की भांति 3 झिल्लियों में ढकी होती है और झिल्लियों के बीच तरल भरा रहता है। मेरु तंत्रिकाओं के 31 जोड़े होते हैं जो मेरुरज्जु से अपनी पूरी लंबाई में रीढ़ की हड्डियों से होकर शाखाओं के रूप में फूटते हैं। यह तंत्रिकाएं संवेदी संकेत मस्तिष्क तक ले जाती हैं और प्रेरक संकेत मस्तिष्क से वापस शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। 23.5 परिधीय तंत्रिका तंत्र।
मस्तिष्क और मेरुरज्जु को छोड़कर तंत्रिकाओं और तंत्र कोशिकाओं का शेष जाल परिधीय तंत्रिका तंत्र में आता है। यह तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु का शेष शरीर के साथ एक संबंध बनाता है। कोई भी संदेश शरीर के किसी भी भाग के मस्तिष्क को तथा मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों में परिधीय तंत्रिकाओं द्वारा भेजा जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क से निकलने के कारण ही इनका नामकरण कपाल तंत्रिकाएं किया गया है। कपाल तंत्रिकाओं के अतिरिक्त मेरु तंत्रिकाओं के 31 जोड़े हैं जो मेरुरज्जु से निकलते हैं। प्रत्येक मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलते ही 3 शाखाओं में बंट जाती है। यह शाखा शरीर की अग्र त्वचा और मांसपेशियों से होकर गुजरती हैं। दूसरी शाखा पीछे की त्वचा और मांसपेशियों से होकर गुजरती हैं और तीसरी शाखा आंतरिक अंगों तक पहुंचती हैं। पहली 2 शाखाएं मस्तिष्क तक संवेदी सूचनाएं ले जाती हैं और मस्तिष्क से प्रेरक संकेत मांसपेशियों और ग्रंथियों तक ले जाती हैं। तीसरी शाखा से स्वायत्त यंत्र बनता है जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, जिनमें से अधिकतर अनैच्छिक हैं। 23.5.1 प्रतिवर्त। यह जान लेना आवश्यक है कि सभी संवेदी सूचनाओं को उद्दीपन के प्रति कोई भी क्रिया करने से पहले मस्तिष्क में जाना आवश्यक नहीं है। कुछ उद्दीपनों के प्रति हमारी अनुक्रिया सरल, अपरिवर्ती और तेज होती है। उदाहरण के लिए, यदि हमारी उंगली जलती हुई माचिस के नज़दीक है तो त्वचा पर ग्राह्य कोशिकाएं सूचना एक तंत्रिका पर मेरुरज्जु को भेज देती हैं और आग से उंगली को दूर हटाने के लिए प्रतिवर्ती क्रिया हो जाती है। ऐसे प्रतिवर्त परिपथ सारे शरीर में फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, यदि आपकी उंगली में पीन चुभ जाए तो क्या होता है। त्वचा से एक तंत्रिका आवेग संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मेरुरज्जु को भेजा जाता है। अब यह आवेग अंतरा तंत्र कोशिका के जरिए प्रेरक तंत्र कोशिका को दिया जाता है और अंत में मांसपेशी को दिया जाता है, जो दर्द पहुंचाने वाली जगह से अपना हाथ खींच देती है। ऐसी मामूली प्रतिवर्त क्रियाओं में सामान्यतः मस्तिष्क भाग नहीं लेता। घटना घट जाने के पश्चात ही मस्तिष्क को सूचना दी जाती है और जो कुछ हो गया है उसकी चेतना बाद में मिलती है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच लगभग केवल 1/15 सेकंड का ही अंतराल होता है, जो कि बचाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कार चालक को दूसरी कार से अचानक टकराने से बचने के लिए ब्रेक लगाने पड़ते हैं। यदि उसे दुर्घटना रोकनी है तो उसके प्रतिवर्त क्रिया अंतराल का कम होना महत्वपूर्ण है। इसी कारण वायुयान चालक के प्रतिवर्त दुर्घटना रोकने के लिए और भी तेज होने की आवश्यकता है। उपकरण और मशीनों को चलाने की मनुष्य की क्षमता हर एक के अपने अपने प्रतिवर्तों द्वारा लिए जाने वाले समय के कारण सीमित है। सरल प्रतिवर्तों के निम्नलिखित गुण होते हैं। 1. ये जन्मजात ही होते हैं और सीखे नहीं जा सकते, इसलिए इनको भुलाया भी नहीं जा सकता। 2. ये सामान्यतः हमारे नियंत्रण में नहीं होते, इसलिए ये स्वचालित होते हैं। यद्यपि कुछ प्रतिवर्तों को इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी दिए गए उद्दीपन के लिए अनुक्रिया सदैव समान होती है। 23.5.2 स्वायत्त तंत्र। स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र स्वनियमित क्रियाएं हैं, जैसे कि पाचन व संरक्षण आदि का नियमन करता है। यह क्रियाएं निद्रा या बेहोशी की अवस्था में भी होती रहती है। इसी कारण इस तंत्रिका तंत्र को स्वायत्त कहते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाले संकेत स्वायत्त तंत्रिकाओं द्वारा रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ने या फैलने का आदेश देते हैं। पाचन क्रिया को धीरे या तेज करते हैं। शरीर का तापमान घटाते या बढ़ाते हैं। यह सभी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता के अनुसार होता है। स्वायत्त तंत्र में तंत्रिकाओं के 2 भाग होते हैं। एक, अनुकंपी तंत्रिकाएं, जो रक्तचाप, हृदय के स्पंदन की दर, सांस लेने और मांसपेशियों के रक्त के प्रवाह में वृद्धि करके, पाचक अंगों और गुर्दों के रक्त के प्रवाह में कमी करके, तनाव और खतरे की स्थिति में अभिक्रिया के लिए शरीर को उद्दीप्त करती हैं। यह सभी अभिक्रियाएं या तो खतरे का सामना करने या भागने में ऊर्जा के अकस्मात व्यय की तैयारी है। परा अनुकंपी तंत्रिकाएं, जो शिथिल कार्यों के लिए शरीर को तैयार करती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र परस्पर चेतन तंत्रिका क्रियाओं के साथ क्रिया करता है।
उदाहरण के लिए यह सब जानते हैं कि उत्सुकता और मानसिक तनाव पाचन क्रिया पर प्रभाव डाल सकते हैं, यहाँ तक कि इसके कारण पेप्टिक अल्सर या उच्च रक्तचाप हो सकता है। स्कूल जाना पसंद न करने वाला बालक हर सुबह बीमार पड़ सकता है, जबकि इसके संबंध के बारे में पता नहीं लग पाता। कुछ स्थितियों में काफ़ी अभ्यास के बाद कुछ लोगों ने पाया कि जानबूझकर हृदय स्पंदन या रक्तचाप या शरीर का तापमान या श्वसन दर और ऑक्सीजन का लेना नियंत्रित किया जा सकता है। अन्य वेदना के एहसास को नियमित या यहाँ तक कि किसी अंग का भली प्रकार कार्य न करने पर उसका निदान भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब ऐसी असाधारण और विशिष्ट क्षमताएं हैं जो बहुत अधिक समय और प्रयास के बाद ही विकसित हो सकती हैं। 23.6 हार्मोनी तंत्र। हम में से बहुत से व्यक्तियों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के साथ साथ हमारे शारीरिक कार्यों को नियमित करने के लिए एक दूसरा तंत्र भी लगातार काम करता है। यह तंत्र रासायनिक पदार्थों पर निर्भर करता है जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन विशेष ग्रंथियों से छोड़े जाते हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इस ग्रंथियों में कोई छिद्र, खुला भाग या नलिका नहीं होती, लेकिन ये अपना स्राव सीधे ही रक्तधारा में छोड़ती हैं जो उनके ऊतकों में से गुजरती हैं। प्रत्येक हार्मोन किसी एक अंग को विशेष प्रकार से प्रभावित करता है। हार्मोन के बहुत से प्रभाव लंबे समय में होते हैं। उदाहरण के लिए वह परिवर्तन जो हमारे शरीर में वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता के दौरान होते हैं, परंतु कुछ परिवर्तन बहुत तेजी के साथ होते हैं, जैसे वह परिवर्तन जो उस समय होते हैं जब हृदय स्पंदन की दर या श्वसन दर में बढ़ोतरी या कमी आती है। ये शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं को नियमित करते हैं और परिणाम स्वरूप शरीर को सामान्य स्थिति या समस्थापन में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हार्मोनों को किसी नियंत्रक के रूप में काम करना है तो उनका सही समय पर और सही मात्रा में बनना आवश्यक है। यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है जो शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करता है और ग्रंथियों को उपयुक्त आदेश देता है। यह फीडबैक सिस्टम एक थर्मोस्टेट से काफ़ी कुछ मिलता है जो मशीन में तापमान का नियंत्रण रखता है। इस फीडबैक सिस्टम में कोई भी रुकावट गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि एक रसायन थायरॉक्सिन बनाती है जो शरीर में उपापचय की दर का नियंत्रण करता है। अधिक श्रवण के कारण मनुष्य पतला, बहुत फुर्तीला और उत्साही दिखाई देता है, जबकि आवश्यकता से कम श्रवण के कारण स्थूल और सुस्त बन जाता है। थायरॉक्सिन की कमी वास्तव में मानसिक के साथ साथ शारीरिक अवमंदन पैदा कर देती है। यदि इसकी कमी का पता काफ़ी पहले चल जाए तो और हार्मोन की सही मात्रा दी जाए तो इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। हार्मोन हमारे तांत्रिक तंत्र के साथ मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए खतरे या भय की स्थिति में संवेदी अंग यह सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं और स्वायत्त तंत्र कुछ मिनटों के भीतर ही सक्रिय हो जाता है। जब एड्रीनलिन आहार नाल और त्वचा तक पहुंचती है, उनकी रक्त वाहिकाएं संकुचित होकर रक्त आपूर्ति का मार्ग मांसपेशियों की ओर बदल देती हैं। आँखों की पुतली फैल जाती है और श्वसन दर में तेजी लाने के लिए रक्त में ग्लूकोज का स्राव होता है। यह सभी परिवर्तन उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जिनको भागने या लड़ने जैसी सक्रिय गतिविधियों में भाग लेना होता है। अब आप इन सभी क्रियाओं का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिनके बारे में आप उपखंड 23.5.2 में पढ़ चुके हैं, कि क्रियाओं से संबंध स्थापित कर सकते हैं। संकट की स्थिति में तंत्रिका नियंत्रण इन क्रियाओं को बड़ी तेजी से प्रभावित करता है। हार्मोन मूर्तिकर सहायता देता है जो आकस्मिक क्षोभ के समाप्त होने पर अनुक्रियाएं बनाए रखता है। अंतिम परीक्षा या कोई विशेष कार्य समाप्त होने के बाद भी जो घबराहट की स्थिति बनी रहती है, उसे हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं। हम प्रायः यह देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर हार्मोन किसी व्यक्ति के आचरण में परिवर्तन कर देते हैं।
किसी व्यक्ति द्वारा असामान्य आचरण का प्रदर्शन करना कुछ हार्मोनों के अधिक स्रवण का परिणाम हो सकता है। आज जैव रसायन के विज्ञान ने हार्मोनों का संश्लेषण संभव बना दिया है। यदि ग्रंथियां भिन्न भिन्न समय पर आवश्यक सही मात्रा में हार्मोन बनाने के योग्य न हो तो हार्मोन इंजेक्शन के जरिए या खिलाकर शरीर में पहुंचाया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंसुलिन है, जिसके कारण मधुमेह के रोगी लंबे समय तक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 23.7 सारांश। इस इकाई में आपने सीखा तंत्र कोशिका तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। यह वैद्युत आवेगों के रूप में द्रुमिकाओं के माध्यम से संकेत प्राप्त करती हैं और तंत्रिकाओं द्वारा आवेग भेजती हैं। आवेग विशेष रसायन के माध्यम से अंतर्ग्रंथन के पार संप्रेषित होते हैं। इस रसायन को तंत्रिका ट्रांसमीटर कहते हैं। मस्तिष्क में तंत्रिकाओं के परस्पर खरबों संबंधों के कारण जटिल क्रियाएं संभव हो पाती हैं और ज्ञान, स्मृति और बोधगम्यता बनती है। तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में विभाजित हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं और परिधीय तंत्रिका तंत्र में शरीर की सभी तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र की रचना और उनके कार्य नीचे कुछ तालिका में दिए गए हैं। तो इस तालिका को जब फ्रेंड्स आप पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के नाम से, तो उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ तो तंत्रिका तंत्र आप लिखेंगे, उसमें तंत्रिका तंत्रों का नाम, और दूसरे तरफ वो क्या काम करते हैं तो दूसरे कॉलम में कार्य, जैसे मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क क्या काम करते हैं तो विचार, स्मृति, बोधगम्यता का केंद्र, शैक्षिक क्रियाएं करता है, संवेदनाओं का विवेचना करता है, भावावेगों पर नियंत्रण रखता है। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के साथ मिलकर संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करता है और अग्र मस्तिष्क में भेजने से पहले उसको निस्यंदित करता है। अब पश्च मस्तिष्क के क्या कार्य हैं तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संदेश प्रसारित करता है, श्वसन जैसे अनैच्छिक कार्यों पर नियंत्रण रखता है, साम्यावस्था और संचलन का समन्वय करता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच सूचना ले जाती है और प्रतिवर्त परिपथ का एक भाग है। परिधीय तंत्रिकाएं संवेदी अंगों से सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं। मांसपेशियों का स्वैच्छिक नियंत्रण। स्वायत्त तंत्रिकाएं आंतरिक अंगों का अनैच्छिक नियंत्रण आपातकाल में अनुक्रियाशील हृदय स्पंदन की दर बढ़ाती है, पुतली को फैलाती है, रक्तचाप बढ़ाती है इत्यादि। तो ये रहे सभी मानव तंत्रिका तंत्र और उनके कार्यों की तालिका। इस तालिका को चाहें तो आप लेक्चर को सुन करके अपने नोटबुक में तैयार कर लें और उसे पूरा कंठस्थ कर लें, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको सहूलियत रहे और आपको कोई कठिनाई न हो। अब अगला बिंदु है प्रतिवर्त। एक स्वचालित तंत्रिका अनुक्रिया है जिसमें मस्तिष्क भाग नहीं होता। सबसे सरल प्रतिवर्त अनुक्रिया में मेरुरज्जु के भीतर अंतर्ग्रंथन द्वारा संबंधित एक संवेदन तंत्र कोशिका, एक अंतरा तंत्र कोशिका और एक प्रेरक तंत्र कोशिका भाग लेती है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र बहुत ही उच्च एकीकृत तंत्र है जो विस्तृत रूपांतर सीमा और अनुक्रियाओं के विकल्प प्राप्त करने के लिए बहुत से तंत्रिका आवेगों के समन्वय और मार्ग निर्धारण करने में सक्षम है। एंडोक्राइन ग्रंथियां और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन किसी व्यक्ति के सामान्य शारीरिक और मानसिक और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर आचरण पर प्रभाव डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ होता है चैप्टर समाप्त, लेकिन चैप्टर समाप्त करने से पहले हम इनके 23.8 में कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं, बोध प्रश्न, उन प्रश्नों को एक नमूना के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कितनी कोशिकाएं काय दिखाई देती हैं, उनके नाम बताएं। कितने अंतर्ग्रंथन दिखाए गए हैं, उनके नाम बताएं। व्यक्ति जिसके प्रमस्तिष्क गोलार्ध को चोट पहुंचती है वे मानसिक रूप से दुर्बल तो हो जाते हैं लेकिन जीवित रहते हैं, और व्यक्ति जिनके मस्तिष्क स्तंभ को क्षति पहुंचती है विशेषतः मध्यांश को थोड़े समय में ही मर जाते हैं। आपके विचार से मस्तिष्क का कौन सा पक्ष इस अंतर का कारण है? तीसरा प्रश्न है
सरल प्रतिवर्तों के गुणों को ध्यान में रखकर संक्षेप में बताएं कि खांसना एक प्रतिवर्त क्रिया है या स्वैच्छिक क्रिया। तो आपने अभी जैसे पढ़ा ये दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में आएगा। आप चाहें तो जानबूझकर भी खांस सकते हैं या स्वयं भी खांसी आ सकती है। चौथा प्रश्न है, हार्मोनों द्वारा समन्वय एवं तंत्रिका तंत्र द्वारा समन्वय के बीच अंतर संक्षेप में बताएं। आपको अपना उत्तर निम्नलिखित को ध्यान में रखकर लिखना है कि संदेशों के संवहन का मार्ग, संवहन की गति और अनुक्रिया की गति और अवधि। तो इस प्रकार आपने ये बोध प्रश्न देखे। अब इन बोध प्रश्नों को तैयार करें। बाद में जो पीछे एग्जाम में दिए गए हैं सारे बोध प्रश्नों की सूची, उनमें से भी निकाल लें। 2 साल 4 साल 5 साल के जो एग्जाम है वहाँ से उन बोध प्रश्नों को भी तैयार करें इस लेक्चर को सुन करके, और अपनी नोटशीट तैयार कर लें ताकि अगला एग्ज़ाम जो आपका आ रहा है उसमें आपको एग्ज़ाम देने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो और 100 में 100 नंबर सिक्योर करें आप। यही मेरी शुभकामना है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।